जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। बात करेंगे यूकेपीएससी का पेपर नंबर 7 जो है, इसका सिलेबस क्या है पूरा डीपली इस वीडियो के अंतर्गत पर हम डिस्कस करेंगे। यदि आप यूकेपीएससी पीसीएस के लिए अदर स्टेट के हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं या न्यू बिगनर हैं उत्तराखंड स्टेट से, तो इसका सिलेबस क्या है यहाँ पर मैं सॉलिड रूप से डिस्कस करूँगा। पूरा मेरे द्वारा प्लेलिस्ट के अंतर्गत पे यूकेपीएससी पीसीएस बेस के लिए प्री के जो सिलेबस है और मेंस का जो सिलेबस है प्रत्येक वीडियो प्रोवाइड किया गया है। जैसे प्री के अंतर्गत पे 2 पेपर होती है और मेंस के अंतर्गत पे 7 पेपर और 1 इंटरव्यू होता है। तो सब वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाए। सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र हो गया, जिसके अंतर्गत पे एथिक्स और मैथमेटिकल्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड होती। देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सिलेबस बटा हुआ है। 200 नंबर का पेपर है, 3 घंटे के अंतर्गत आपको सॉल्व करनी। देखिए, सबसे पहले सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र करके, जैसे सामान्य अभिरुचि के अंतर्गत पे 120 नंबर का पेपर है। फिर उसके बाद में कितना बचता है, 80 नंबर का कौन सा पेपर है, आगे हम अभी देख लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो संख्या, सामान्य अभिरुचि के अंतर्गत पे संख्याएं एवं उनका वर्गीकरण मैथमेटिकल बेस के अंतर्गत से आ जाता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक हो गया, परिमेय अपरिमेय हो गया, पूर्णांक हो गया, संख्याओं का विभाजन एवं अभाज्य संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं होगी। ठीक है, फिर वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है, फिर है पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त हो गया एलसीएम एवं महत्तम समावर्त एचसीएफ, तथा उनमें संबंध एवं अंतर क्या चीजें हैं, समझ गए होंगे, संख्याओं एवं उनका वर्गीकरण के बेस में। फिर है अनुपात एवं उसके गुण हो गए, एक दी गई संख्या को एक दिए हुए अनुपात में व्यक्त करना। फिर अनुपातों की तुलना, उनसे संबंधित समानुपात, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समानुपातिक संबंध क्या चीज है, ये बात होगी। फिर आ जाता है संख्याओं को दर प्रतिशत में और दर प्रतिशत को संख्या में बदलना, और उसके बाद में दी गई संख्या को अन्य संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करना। फिर आ जाता है प्रतिशत का दशमलव में परिवर्तन तथा दशमलव का प्रतिशत में परिवर्तन करना। फिर किसी संख्या पर प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव क्या है, किसी संख्या के प्रतिशत का द्विस्तरीय परिवर्तन क्या है, प्रतिशत अधिकता एवं प्रतिशत न्यूनता क्या है, और वृद्धि प्रतिशत हो गया, लाभ हानि प्रतिशत हो गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य में क्या संबंध होता है। फिर आ जाता है साधारण ब्याज पर मूलधन पी हो गया, जिसे दर आर कहा जाता है, अवधि टी कहा जाता है, टाइमिंग कहा जाता है। मूलधन को आपको पी से प्रदर्शित किया जाता है, दर को आर से, और अवधि टाइम को टी से। परिवर्तन का मान समान किस्तों में अदायगी। फिर चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज को वार्षिक हो गया, अर्धवार्षिक हो गया, त्रैमासिक रूप से सम्मिलित किया जाता है। वृद्धि एवं ह्रास की दर होगी, मूलधन समय ब्याज की दर ज्ञात करना, और उसके बाद में साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है वो बात हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है कार्य एवं समय की आधारभूत अवधारणाओं पर प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड करना है। फिर है उसके बाद में टॉपिक सरल रेखिकी युग्मपद समीकरण कौन कौन से इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे उसके बाद में समुच्चय हो गया, उपसमुच्चय हो गया, उचित उपसमुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं होगी, संघ हो गया, प्रतिच्छेद हो गया, प्रतिच्छेद अंतर हो गया, और वेन आरेख इसके अंतर्गत पर। फिर आ जाता है त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज एवं वृत्त हो गया, उनकी रचना एवं गुण संबंधी परिमेय तथा परिमाप, और क्षेत्रफल हो गया, गोला हो गया, आयताकार एवं वृत्ताकार, बेलन तथा शंकु तथा घन के आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कार्तीय पद्धति होगी, बिंदु का आरेखन एवं दूरी सूत्र हो गया, विभाजन सूत्र हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर समरूपता आ जाता है, व्यवस्थितीकरण हो गया, कारण और प्रभाव हो गया, वंश हो गया, वंश वृक्ष हो गया, और पहेलियों पर आधारित प्रश्न हो गया, अनुक्रम एवं श्रेणियां, वर्णमालाओं के अक्षरों पर आधारित प्रश्न हो गया, न्यायबद्ध वक्तव्य और निर्णय घड़ी पर आधारित प्रश्न। ये रीजनिंग के टॉपिक है यहाँ पर, आगे मैथ्स और रीजनिंग के, ये चीज ध्यान रखो। फिर आंकड़ों की सार्थकता हो गया, पर्याप्तता होगी, संग्रहण हो गया, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, संचय बारंबारता हो गया, सारणीयन एवं आंकड़ों का निरूपण हो गया। ठीक है, फिर हो गया सरल हो गया, बहुदंड तथा उपविभाजित दंड आरेख, पाई आरेख हो गया, आयत चित्र और बारंबारता, वक्र होगी, बारंबारता बहुभुज हो गया, त्वरण हो गया, आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या इसके अंतर्गत पाया जाता है। फिर है समानांतर माध्य हो गया, गुणोत्तर माध्य हो गया, ऋणात्मक माध्य, माध्य का बहुलक, विभिन्न प्रेक्षणों का सामूहिक माध्य, किसी समूह के अवयवों को बढ़ाकर अथवा कम करके माध्य निकालना। फिर हो गया चतुर्थक हो गया, दशमक हो गया, और शतमक इसके अंतर्गत पर टॉपिक आ जाती है। फिर बात करेंगे तो प्रायिकता की शास्त्रीय एवं सांख्यिकी परिभाषा क्या है, प्रायिकता के जोड़ एवं गुणा परिमेय सरल उदाहरणों सहित घटनाएं और समष्टि क्षेत्र इसमें आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग के सारे टॉपिक हैं इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो गया, 120 नंबर का है। फिर 80 नंबर का जो यहाँ पर आता है तो
नीति शास्त्र एथिक्स की टॉपिक आ जाती है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी टॉपिक है। ठीक है, इस खंड में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में अभ्यर्थियों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, नैतिक आचरण एवं इससे संबंधित केस स्टडी जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। एथिक्स का जो पेपर जैसे यूपीएससी में भी होता है ना, स्टेट उत्तर प्रदेश पीएससी में होता है, वैसे उत्तराखंड में भी 80 नंबर का मेंस पेपर होता है एथिक्स का। साथ में इंक्लूड किया गया मैथ्स, रीजनिंग, और जो पेपर नंबर 7 है मैथ्स, रीजनिंग, और इसके अंतर्गत पे और की बात करेंगे तो एथिक्स नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का मतलब ये रीति प्रचलन, आदत व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जैसे कि आप समझ गए होंगे। अगर बात करेंगे तो भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और उसके बाद में मानववादी समझ की बात यहाँ पर कही गई है। अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और उनके प्रयोग क्या है, ऐसे बात कही जाती है। फिर है नीतिशास्त्र तथा मानवीय संबंध हो गया। मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व हो गया। इसके निर्धारक और परिणाम नीतिशास्त्र के आयाम हो गए। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। फिर है मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उद्देश्यों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवर्तन। फिर करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका है। आप लेक्सिकन की बुक ले लीजिएगा, पूरा इसमें सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभिवृत्ति होगी, सारांश हो गया, कंटेंट हो गया, संरचना होगी, वृत्तीय विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध है। नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि है। सामाजिक प्रभाव और धारणाएं क्या है, पूरा इंक्लूड हो जाता है। फिर है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य क्या क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी क्या टॉपिक है। फिर निष्पक्षता की बात कही जाती है। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव हो गया। कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति होगी। सहिष्णुता तथा संवेदना इसके अंतर्गत पाया जाता है। फिर बात करेंगे तो राज्य, भारत तथा विश्व में नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। नैतिक विचारक कौन कौन से हैं, राज्य के अंतर्गत पे, भारत के अंतर्गत पे, विश्व के अंतर्गत पे, और दार्शनिकों का क्या योगदान है, उनकी बात कही जाती है। फिर टॉपिक है लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थिति तथा समस्याएं क्या हैं। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा के मूल्य, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी टॉपिक साथ में इंक्लूड हो जाता है एथिक्स के साथ में, क्योंकि कंपैरिजन करके पढ़ना होता है। ठीक है, फिर आ जाता है सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं होगी। फिर नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि क्या चीज़ है। फिर नियम हो गया, विनियम हो गया तथा अंतरात्मा होगी। शासन व्यवस्थाओं में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का रूपांतरण कैसे किया जाता है। फिर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विविध व्यवस्था होगी। फंडिंग में नैतिक मुद्दे होंगे। कॉरपोरेट शासन व्यवस्था इसमें इंक्लूड हो जाती है। फिर आगे बात करेंगे तो शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा व शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है। सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता क्या है, ये टॉपिक इसके अंतर्गत पे है। फिर आगे की बात करेंगे तो सूचना का अधिकार हो गया, नीतिपरक आचार संहिता होगी, आचरण संहिता हो गया, नागरिक घोषणा पत्र हो गया, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता होगी, लोक निधि का उपयोग हो गया, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ होगी, बदलते परिवेश में लोक सेवकों की चुनौतियाँ क्या हैं, वो बात कही जाती है। फिर आ जाता है यहाँ पर आपदा एवं आपदा प्रबंधन हो गया। प्रचलित और सहायक विधि के अंतर्गत तकनीकी का विकास हो गया। आपदा एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लोक सेवकों की क्या भूमिका है, उसकी बात कही जाती है। फिर लास्ट में आ जाता है उपयुक्त विषयों पर मामले की संबंधी केस स्टडी। एक दो केस स्टडी भी इसके साथ में इंक्लूड कर देगा। देखते हैं कितने टॉपिक आ जाती हैं। जैसे कि देख लिया होगा आपने, जैसे कि उसमें नीचे इंग्लिश में दिया गया। ठीक है, पेपर नंबर 7 है यूकेपीएससी बेस के अंतर्गत पे सामान्य अभिरुचि और आचार शास्त्र नीति शास्त्र की बात में सामान्य अभिरुचि के अंतर्गत पे मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक इंक्लूड है 120 नंबर का। फिर बच जाता है 80 नंबर का, तो 80 नंबर का यहाँ पर क्या है, एथिक्स के टॉपिक है, इंक्लूड हो जाती है सारी की सारी। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ा जाता है इसको। लेक्सिकन की आप बुक ले लीजिएगा, सारा का सारा आपको नीति शास्त्र का इसमें मिल जाता है। और मैथ्स की कोई अच्छी बुक और रीजनिंग की भी कोई अच्छी बुक ले लीजिएगा, तो सारा टॉपिक इसमें इंक्लूड हो जाता है। मार्क्स प्लस मार्क्स लेने के लिए ये काफ़ी अच्छा पेपर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे सॉलिड रूप से। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने बात करी यूकेपीएससी बेस के अंतर्गत पे पेपर नंबर 7 जो लास्ट पेपर है मेंस थ्योरेटिकल बेस के अंतर्गत पे सामान्य अभिरुचि और आचार शास्त्र का, कैसे आपको इसके अंतर्गत पे स्टडी करनी है, कैसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या टॉपिक है इसके अंतर्गत पे होगी। सिलेबस को सॉलिड रूप से हमारे द्वारा यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा और सॉलिड रूप से समझ में आया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।